हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं और आज की इस क्लास में हम लोग इसके पहले चैप्टर, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास, इसके प्रश्नों को हम लोग आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह क्लास यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी, टीआरई 4, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, दरोगा और उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इसी तरह हम लोग सारे चैप्टर के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। तो इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी नामक पद का सुझाव दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 एक के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर पूछा जाए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आर्टिकल 148 एक के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। सीएजी को राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि उसे उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कैग को राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि उसे उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी रीत से जो है कैग को हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 148(4) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात सीएजी किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 148(4) के अनुसार यदि सीएजी रिटायर हो जाते हैं तो वे किसी अन्य सरकारी सेवा के क्या हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। इंपॉर्टेंट है। कैग का कार्य क्या होता है, तो संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है ये, और इसीलिए इसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। कैग को लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैग से संबंधित अनुच्छेदों की बात करते हैं यानी आर्टिकल की, तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 इसमें जो है सीएजी से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में कैग कौन है यानी सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में सीएजी हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की
स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1774 में। अच्छा, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी ध्यान रखिएगा। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ठीक है, इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था तथा चैम्बर्स, लोमेस्टर एवं हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये ध्यान रखिएगा। तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। किसके तहत इसका गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी और पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी और पहले अध्यक्ष थे। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, बी.एन. राव संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 में है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किससे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा, तो आर्टिकल 32 को कहा था। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था यानी संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो सभी को पता होगा, तो 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। व्याख्या देखते हैं, यहां से भी कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला तथा 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तथा संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ। पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब स्वीकार या अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा
के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। ये ध्यान रखिएगा, 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। देखिए, अगर पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितने लोग थे, तो संविधान सभा में ध्यान रखिएगा पहले कितने लोग थे जब इसका गठन किया गया था, तो 389 सदस्य थे इसमें। ठीक है, पहले इसमें 389 सदस्य थे, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो इसमें कितने सदस्य बचे, तो 299 सदस्य इसमें बचे। और 299 में से संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था, तो 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। अच्छा, इसमें संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो ध्यान रखिएगा 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। और हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किया था, तो 8 महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता तथा दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, यानी इसको बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कई बार पूछा गया है। और इसमें कितनी बैठकें हुई थी, 11 बैठकें हुई थी, तथा इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ था। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था। अच्छा, ये इसे पूरी तरीके से लागू कब किया गया, तो सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, अब की बार बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था कि प्रारूप समिति का जो है गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ये कई सारे एग्जाम में प्रश्न बना है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर देखिए, प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल कितने थे, इनके अलावा 6 सदस्य थे। इनके नाम भी ध्यान रखिएगा, एन गोपाल स्वामी अयंकर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद एम सादुल्ला, बीएल मित्र। ध्यान रखिएगा, बीएन बाद में कौन बने, तो एन माधव राव बने। उसके बाद डीपी खेतान, और इनके मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी जो है क्या थे, इसके सदस्य बने थे। तो ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने, तो 7 सदस्य थे। और इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। देखिए, बहुत प्रश्न यहां से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मिलान करना है। सूची 1 में दिया है भारतीय संविधान के मद, और सूची 2 में दिया है जिस देश से अपनाया गया। ठीक है, देखते हैं इसमें। पहला इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मैंने कई बार बताया इसके बारे में। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। एक मिनट ऊपर कर लेते हैं। देखिए, डीपीएसपी आयरलैंड, मूल अधिकार कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य संबंधियों की समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहां से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए सारा दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और भारत राज्यों का संघ है, ये कहां से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देश्य क्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य का या प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना जो है किस पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पर या आधारित है। ये भी पूछा था कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, तो 13
दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अच्छा, प्रस्तुत तो किया था 13 दिसंबर को, लेकिन संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था ये भी ध्यान रखिएगा। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनाया था। कितने सारे प्रश्न यहां से बनते हैं देखिए। और जो हमारा प्रस्तावना है ये किस पर आधारित है? तो उद्देश्य प्रस्ताव पर यह आधारित है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य का शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग है उन उद्देश्यों तथा सिद्धांतों की समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। उद्देश्य का उन मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का क्या है? आधार है। ठीक है, संविधान का आधार है। देखिए, अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा, अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, पंडित ठाकुर दास भार्गव। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझते हैं इसको। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रारंभ हुआ, जिससे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ जो है कब हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया था और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इसमें जो हस्तांतरित विषय थे इनका प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया और जो आरक्षित विषय थे इसे गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही ये रहे थे। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, कुछ पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अगर पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। किसने इसकी शुरुआत किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी बंगाल में। ठीक है, और इसे समाप्त किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। ठीक है, अच्छा, द्वैध शासन का जनक किससे माना जाता है? तो लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 में। अगर पूछा जाए प्रांतों में द्वैध शासन, इसको ध्यान सुनिएगा, यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था। ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। ये पांचों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संविधान समिति, ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समानानुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो? संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है समान अनुपात में उसमें केसरी, सफेद रंग और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो और जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो? या किसने सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसके बीच में क्या हो? नीले रंग का एक चक्र हो।
इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इसे जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन भी किया गया था। और भारतीय संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो 22 जुलाई 1947 को जो है इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में से कौन से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ या हुए। इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1947 को इसको लागू किया गया था। लेकिन 26 नवंबर को ही कुछ जो उपबंध थे ये लागू कर दिए गए थे, जैसे आपका निर्वाचन हो गया और नागरिकता, ये जो है 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ उपबंध जैसे आपका निर्वाचन, नागरिकता तथा संसद इत्यादि प्रभावी हुए, और बाकी जो शेष प्रावधान थे और कब लागू हुए, तो 26 जनवरी 1950 को ये बाकी जो बचे थे उनको लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका कथन दिया हुआ है, देखते हैं इसमें। यहाँ पे कथन पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। अभी मैंने बताया था केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये कथन। दूसरा कथन है, प्रांतों को प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों को प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। और इसके द्वारा क्या किया गया था, जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था 1919 में, उसे हटा दिया गया था और द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया था और प्रांतों को प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। यानी आपका पहला भी कथन है, दूसरा भी कथन सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या ये नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी, जर्मनी के संविधान से इसे लिया गया है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिया है। ये आपका आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये प्रावधान कहां से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहां से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें एक और ध्यान रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी कहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये कहां से लिया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता और जो हमारा संसदीय प्रणाली है और विधि निर्माण, ये सब जो है यूके के संविधान से लिया गया है। संघात्मक विशेषताओं संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। और हमारा जो है भारत कैसा है, तो ये अर्धसंघी है। ये कहां से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है। करा कौन सा प्रावधान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है, तो ऑप्शन डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। दोनों जगह क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, जैसे नागरिकता की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, जबकि भारत में क्या है, तो पहली नागरिकता है। स्वतंत्र केंद्र एवं राज्य, स्वतंत्र केंद्र एवं राज्य, भारत में देखिए स्वतंत्र है, लेकिन जो है राज्य जो है ये केंद्र के अधीन आते हैं। और राज्यपालों की नियुक्ति भारत में कौन करता है, तो ये केंद्र के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दोनों जो है भारत में भी समान है और अमेरिका में भी क्या है, समान है, स्वतंत्र न्यायपालिका। दोनों जगह क्या है, आपका स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है क्योंकि। देखिए, अगर पूछा है संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो है भिन्न क्यों है, जो भारतीय संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से भिन्न क्यों है, तो ऑप्शन ए, यह न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है।
जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं होती है। और ये न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है, जबकि ये ब्रिटेन में लागू नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से क्या है आपका भिन्न है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों में दी गई व्यवस्थाएं भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे आपका भारत में क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली है, ये ब्रिटेन में भी है। द्विसदनीय प्रणाली है, जैसे आपका राज्यसभा है, लोकसभा है, ये आपका वहां पे भी है और यहाँ पे भी है। और जो है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, ये भी आपका वहां पे भी है। जैसे नाम मात्र कार्यपालिका जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति यहाँ पे नाम मात्र होता है। और ब्रिटेन में जैसे वहाँ पे जो वहाँ के महाराजा होते हैं वो नाम मात्र होते हैं। और वास्तविक में जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं वैसे वहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के आलेखन प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये क्या थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनके बारे में पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका की वे पक्षधर थे, यह पॉइंट आपका सही है। दूसरा है, यह उनका मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ये भी करेक्ट है। तीसरा है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था, ये भी आपका क्या है, ये आपका गलत है, ये गलत है। और वे शासन के एक अधिनायकी स्वरूप के पक्षधर थे, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा करेक्ट है इनके बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारतीय संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के क्या थे, ये पक्षधर थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के पक्षधर थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता एवं सामाजिक विग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनप्रमाणित किया, करेक्ट है। यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा थी, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में उपरोक्त कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई, यानी ब्रिटेन के संविधान से कौन सी जो है विशेषताएं ली गई। देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी मैंने बताया था कानून का जो शासन यानी विधि का शासन, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय व्यवस्था, ये भी आपको कहां से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कहां से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। करा इसमें जो है कौन जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो अभी मैंने बताया था बी.एन. राव संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव क्या थे, ये आपका संविधान सभा के क्या थे, संवैधानिक या कानूनी क्या थे, सलाहकार थे। ठीक है, ये क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव संविधान सभा के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त को इसका गठन किया गया तथा 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य थे, इनके अतिरिक्त देखिए इसमें लिखा है कि इसके अतिरिक्त इसमें कितने 6 सदस्य थे। एन.जी. अयंकर, बी.एल. मित्रा, के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके मित्रा के स्थान पर कौन आ गया, माधव राज आ गए, और खेतान के स्थान पर कौन आते, कृष्णामाचारी। इन सबका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू। अभी मैंने बताया था कि 26 नवंबर को कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, बाकी जो शेष बचा था उसे 26
जनवरी को लागू किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नागरिकता लागू कर दिया गया था उस दिन, निर्वाचन लागू कर दिया गया था और अस्थायी संसद लागू कर दिया गया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 26 नवंबर को कौन कौन से अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 388, 391, 392, 393 और 394, ये जो है 26 नवंबर को लागू कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के बारे में दिया है, अब पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया। संविधान सभा के बारे में दिया है, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का करा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का जो चयन किया गया था, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे, नहीं चुनाव नहीं किए गए थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, ये गलत है। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था, मैंने बताया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, ये भी आपका क्या है करेक्ट है। सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था, ये भी आपका क्या है गलत है। तो इसमें आपका पहला करेक्ट है और क्या है तीसरा करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान सभा का प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया गया था, ध्यान रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव की स्कीम का निर्धारण 1946 के कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का गठन मैंने बताया था 6 दिसंबर को किया गया था, 6 दिसंबर 1946 को इसका क्या कर दिया गया था, गठन किया गया था। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार इसका गठन किया गया था। अच्छा, इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद कितने बचे थे? 299 बचे थे। ठीक है, और जिसमें हस्ताक्षर कितने किए थे इस पे संविधान पर? 284 लोग किए थे। और कितनी महिलाएं शामिल थी इसमें? तो 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? आ चुका है प्रश्न। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। स्थापना कब हुई? 1774 में इसकी स्थापना हुई। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एमपी इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका करा? केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? मैंने बताया अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे नहीं होगा। केंद्र में अगर बात करते हैं तो 1935 के माध्यम से इसे लाया गया था। इसमें नहीं है तो इसमें सी नहीं होगा। ठीक है, सी ये प्रांतों में लाया गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कब की गई थी? तो 1919 में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधा अच्छा सॉरी द्वैध शासन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ में इसमें पूछ रहा केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे विधायिका की बात हो रही है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद, ठीक है, कहलाता था और जिसका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का होता था। और उसको 60 सदस्यों से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे उसमें। निचला सदन कौन था? तो केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 क्या होते थे? मनोनीत होते थे। देखिए यहाँ पे द्वैध शासन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपका द्विसदनीय विधायिका की बात हो रही है। केंद्र में जो द्विसदनीय विधायिका थी ये कब लाया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसे लाया गया था। कौन कौन से 2 विधायिका थी? तो ध्यान रखिएगा, पहला आपका ऊपरी सदन था, कौन सा? राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था और जो है
उसके 60 सदस्यों में से इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 60 सदस्य थे, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 क्या होते थे, मनोनीत होते थे। और जो निचला सदन था उसे क्या कहा जाता था, उसे केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, ठीक है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था। और इसमें कितने सदस्य, तो 144 सदस्य होते थे, जिसमें आपका 104 निर्वाचित होते थे और 40 क्या होते थे, मनोनीत होते थे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा द्वैशासन से, ठीक है, जैसे में हो गया था ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। खराज संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है। पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल करेक्ट है, इसने जो है बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, कई सारी समितियां बनाई गई थी जिसमें आपका प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। करेक्ट है ये तो। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे आपका ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, सबको समान दिया गया था प्रतिनिधित्व। उसके बाद इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। देखिए ये क्या आपका गलत है, ये प्रश्न आ चुका है ऊपर, ठीक है, मैंने बताया भी था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये आपका क्या है, सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था, ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था, ठीक है। इसमें कितने सदस्य थे, तो 379 सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सारा कुछ। अगर आप लोग जो क्लास को, आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और यह क्लास डेली 8 बजे आएगी, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थाई अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक होती है, पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके बाद 11 तारीख को बैठक होती है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो है इनको अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। देखिए अभी मैंने बताया था, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यानी जो मैंने बताया था जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था ये भी पूछा जाता है, तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने रखा था। और संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया कब गया था ये भी ध्यान रखिएगा, तो 22 जनवरी 1947। ये तीनों पॉइंट इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया था। बाद में जो है यही क्या बना आपका प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। इसमें कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे, ऑप्शन सी। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था, ये पूछा गया है। और इसमें कुल अधिवेशन 11 हुए थे। देखिए वैसे तो इसमें जो आपका कुल अधिवेशन जो है 111 हुए थे, लेकिन जो है लास्ट अधिवेशन था जो 12वां माना जाता है, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। कहीं आप तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर 11 दिया तो 11 भी आप लोग लगा देंगे तब भी सही माना जाएगा। इसकी कुल अवधि 165 दिन। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 12वां अधिवेशन किया गया था। हस्ताक्षर कब किए थे, तो 24 जनवरी 1950 को। कितने लोगों ने किया था इस पे, तो 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। जो भारतीय संविधान का प्रारूप पूछ रहा है किसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी ड्राफ्ट जो था किसके द्वारा किया गया था, तो BN राव के द्वारा इसे तैयार किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। प्रारूप समिति ने BN राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप का पर विचार कर इसमें कुछ परिवर्तन करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। BN राव के मूल प्रारूप में से 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। जो इन्होंने पेश किया था उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूची थी। बाद में जो है इसी पर विचार करके जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था और उसने जो है इस पर विचार करके बाकी जो है संविधान का निर्माण किया, ठीक है।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची जो है आपका किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये आपका समवर्ती सूची। देखिए, ये जो 3 सूचियां हैं, एक आपका केंद्र सूची है, ठीक है, केंद्र सूची, दूसरा आपका क्या है, राज्य सूची है, और तीसरा आपका है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। आगे के चैप्टर हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इन तीनों सूचियों का उल्लेख जो है किस में किया गया है? तो ये अनुसूची 7 में इसका अनुसूची 7 में इसका उल्लेख किया गया है। जो केंद्र सूची के विषय होते हैं, इस पर कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाता है। राज्य पे आपका राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पे कौन बनाता है? तो समवर्ती सूची पर जो कानून बनाता है, ये दोनों बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र भी बनाता है और राज्य, दोनों कानून इस पर बनाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में टकराव होता है, यानी टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र भी बनाता है कानून और राज्य भी आपका कानून बनाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में, इन्होंने भी कानून बना दिया, इन्होंने भी कानून बना दिया, लेकिन दोनों में अगर टकराव हो गया तो जो केंद्र का कानून है वही आपका सर्वोच्च माना जाएगा, इसी को माना जाएगा, राज्य का नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे समवर्ती सूची की विषय की बात करते हैं, तो जैसे आपका शिक्षा हो गया, शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है, एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 5 के अनुच्छेद 80(3) में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करना, यहाँ पे उपबंध दिया, स्रोत दिया है, ठीक है। संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व। देखिए, अगर हम बात करते हैं निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार और संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध कहां से लिया गया? ये कनाडा के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का आपात अधिकार ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। और संविधान संशोधन कहां से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, डीपीएसपी आयरलैंड, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, और संघ संबंध जो है आपका कनाडा के संविधान से इसे लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? करा जो 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष सम्मेलन हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी में जमीयत उल उलेमा के सहयोग से खिलाफत आंदोलन का संगठन किया गया तथा मोहम्मद अली ने 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र प्रसारित किया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने ग्रहण किया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन एक रूप हो गए। मई 1920 तक खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी की अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन किया। इसको हम लोग हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन प्रारंभ किया गया? करा भारत में जो द्वैध शासन जो है सर्वप्रथम किसके अधीन आरंभ किया गया? तो चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन पद्धति संवैधानिक व्यवस्था का एक रूप थी। द्वैध शासन सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज लियोनेल कॉर्टिस ने प्रतिपादित किया था। मैंने बताया था ना अभी कि जो द्वैध शासन का जनक किससे माना जाता है? तो लियोनेल कॉर्टिस को माना जाता है, जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा। बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी के भारतीय शासन विधान में लागू किया गया, जिससे के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता थी? करा कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता थी?
पहला, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ। ये तो आपका मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था 1909 में जो आया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन, ये आपका करेक्ट है। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, दोनों के बारे में, दोनों करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 में भारत के संविधान ने भारत के राज्यों को ए, बी, सी तथा डी कोटि में विभाजित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? करा, वर्ष 1950 में भारत के संविधान ने भारत के राज्यों को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में विभाजित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका क्या है, सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन सी। राज्यपाल कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, जो राज्य प्रमुख कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। मुख्य आयुक्त कोटि सी तथा डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत रियासतों के एकीकरण के दौरान भारत में राज्यों को ए, बी, सी, डी वर्गों में विभाजित किया गया। ए राज्यों का जो कार्यपालक अध्यक्ष किसे बनाया गया? राज्यपाल को बनाया गया, ए का। तथा राज्य प्रमुख को कोटि बी, जो राज्य प्रमुख था उसे कोटि बी और कोटि सी और डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मुख्य आयुक्त को बनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उस परिस्थिति में संविधान को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया? कह रहा जो भारत की संविधान सभा, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। भारत की संविधान सभा जो 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी, सभी को पता है। संविधान सभा से मुस्लिम लीग, यानी जब भारत का विभाजन हो गया तो मुस्लिम लीग अलग हो गया, तो मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भिन्न जाति, धार्मिक समूहों तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा भी। ऑप्शन सी। संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने पर संविधान सभा को बड़ा सामाजिक आधार देने के लिए विभिन्न जाति, धार्मिक समूह तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों के प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रयास किया गया तथा आम जनता से लिखित निवेदन भी मांगे गए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप से सन्निविष्ट किया गया? करा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। वर्तमान में संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व शामिल है। किसमें है? भाग 4 में है। जो राज्य को प्राप्त निर्देश है, यह तत्व हमारे राज्य के कल्याणकारी चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं और इनके पीछे विधिक सत्य नहीं बल्कि क्या है, आपका नैतिक सत्य है। ये ध्यान रखिएगा, जो आपका डीपीएसपी होता है ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है और इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलान करना अधिनियम दिया है और आपका क्या दिया है? विशेषता दिया है। ठीक है, देखते हैं इसमें हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ चुके हैं? भारत सरकार अधिनियम के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत सरकार 1919 और 1935 के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम लोग इसके माध्यम से सॉल्व करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये जो आपका क्या है, प्रांतीय क्या हुआ इसमें, इसके द्वारा, एक मिनट,
भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके द्वारा क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या हुआ, तो उसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया था 1935 में। ठीक है, उसके बाद द इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 में आया था, मैंने बताया था इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और इसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और उसके बाद बचा क्या आपका, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो ये आपका हो जाएगा निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। ठीक है, पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे मिला लेते हैं, पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका चौथा। भारत सरकार अधिनियम आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, ये हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, नेक्स्ट है 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने करा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने, इसमें पहला है केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित किया, मैंने अभी इसमें बताया था ना। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित किया गया, एक आपका ऊपरी सदन, दूसरा आपका निचली सदन। ठीक है, दो किए गए थे। उसके बाद प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन प्रारंभ किया गया, यानी आपका क्या किया गया, प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन की व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। भारत में संघीय शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया नहीं, ये 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें आपका पहला सही है, दूसरा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। इसकी विशेषताएं क्या थी, ये ध्यान रखिएगा, विशेषताएं। इसमें क्या हुआ, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, एक ऊपरी एक निचली सदन। ठीक है, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। देखिए, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, द्विसदनात्मक विधायिका किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक, पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार दिया गया इसमें, और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया, इसमें अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं की गई। करा, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की, और इस समिति द्वारा कौन सी अनुशंसाएं की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, उत्तर पूर्व सीमांत यानी असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान के निर्माण के लिए निर्मित भारत की संविधान सभा में गोपीनाथ बरदोलाई की अध्यक्षता में एक उप समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति द्वारा उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची की अनुशंसा की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, आपका मिलान करना है, व्यक्ति दिया है और भारत के संविधान को बनाने में भूमिका दिया है। ठीक है, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये संविधान सभा के क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी अभी मैंने बताया था, ये प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे। एच.सी. मुखर्जी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। देखिए, बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है ये। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था, तो ऑप्शन डी, प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया था, इसलिए इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन डी। देखिए, भारतीयों की अनुमति के बिना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने यह घोषणा कर दी थी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के युद्ध में शामिल है। इसके विरोध में सभी प्रांतों ने भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। ठीक है, इसके विरोध में सभी प्रांतों के जो मंत्री थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान का प्रारूप जैसे विचरित किया गया है, वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है।
या सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो, इसे जनता के विनिश्चार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र को परीक्षण पर खरा उतारना है, संविधान निर्माती सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किससे है? यानी ये किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9 दिसंबर 1948 को दिल्ली में हुई संविधान सभा की पहली बैठक में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में यह उक्त दिया था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी, संविधान सभा के कार्यकलापों तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। ये आपका क्या है? प्रस्ताव नहीं था। ऑप्शन डी। बाकी आपका लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। इसमें प्रांतों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध था। संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था। ऑप्शन इसमें डी नहीं था। ठीक है। देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। ये ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके क्या थे? सदस्य थे। इसकी सिफारिशों में संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना शामिल नहीं था और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? करा कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में क्या आपका करेक्ट है? इसमें आपका पहला है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। बिल्कुल करेक्ट है, आ चुका। प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था ये। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, गलत है ये। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। अगला, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ये आपका करेक्ट है। ये गलत है, ये गलत है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 1 और 4 आपका क्या है? करेक्ट है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें आपका 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। देखिए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें आपका 392 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे जो उसमें ब्रिटिश के अधीन थे। ठीक है। और 4 चीफ कमिश्नर से थे और जो 93 थे ये क्या थे? देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिसमें आपका 389 सदस्य, ध्यान रखिएगा 1946 में इसका जुलाई में क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिसमें 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए जो आपका निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने आपका 73, ठीक है, और आपका 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। देखिए 292 और ये आपका क्या 4, तो टोटल कितना हुआ? 296 हुआ। इस पे आपका चुनाव हुआ। ठीक है, जिसमें आपका कांग्रेस ने 208 जीता, मुस्लिम लीग ने 73 और जो है 15 जो है अन्य ने इसे जीता था। संविधान के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित होते थे। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे जाते थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन सी निर्देशित की गई? कह भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन सी निर्देशित की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 विधियां निश्चित की गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों पहले चैप्टर में टोटल 48 प्रश्न थे। हमने सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, इसके आगे के चैप्टर को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग और कोई सुझाव हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।